तो यहाँ हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इन सारे न्यूमेरिकल्स में भी कैलकुलेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 Kelvin to 480 Kelvin. If at 120 Kelvin the root mean square velocity of the gas is v, then at 148 Kelvin it will become, क्या होगा उस वक्त? टेम्परेचर T1 है 120 Kelvin, उस समय VRMS 1 जो है वो स्मॉल v है। टेम्परेचर 2 जो है वो 480 Kelvin है, उस वक्त हमारे को VRMS 2 जो है वही निकालना है, यही है। तो पहले हमें रिलेशन देखना होगा कि VRMS और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है VRMS इज इक्वल्स टू 3RT/m0, जहाँ पर R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और m0 जो है वो मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास, जिसे मोलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ अगर सब कांस्टेंट है तो सिर्फ T वेरिएबल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि VRMS इज़ प्रोपोर्शनल टू √T। हाँ लिख सकता हूँ। तो फिर ये भी लिख सकता हूँ कि VRMS 1/VRMS 2 इज इक्वल्स टू √T1/√T2। ओके, फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ VRMS 1 तो V दिया है, VRMS 2 मुझे नहीं पता है, वही मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू √T1 दिया है 120K और T2 दिया है 480। इसे थोड़े अच्छे से लिखे तो ऐसे √120/480 भी लिख सकते हैं, और इसे काट कर 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 ऐसे लिखकर 1/2 भी लिख सकते हैं। डैट मीन्स हमारा V/VRMS 2 इक्वल्स टू 1/2 है, और यहाँ से लिख सकते हैं कि VRMS 2 इज इक्वल्स टू 2V। तो हमारा जो आंसर है इसका वो यही है कि VRMS एट 140 Kelvin क्या होगा, VRMS एट 480 Kelvin होगा 2V। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज E1। मतलब कि जब टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो है E1 है, दिया है ये। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो है वो E1 है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E1। ठीक है, और इफ़ द टेम्परेचर इज रेज टू 327 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करके 327 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो उस वक्त हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये बताइए। तो मैं पकड़ लेता हूँ, उस वक्त हमारा काइनेटिक एनर्जी E2 होगा और इस वक्त हमारा काइनेटिक एनर्जी E1 है। अब मुझे E2 क्या है ये बताना है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन पता करना है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 3/2 RT होता है, ये सब हम जानते हैं पहले से। और 1 मॉलिक्यूल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल वो होता है 3/2 kBT। ठीक है ना, तो अभी हम 1 मोल ही लेकर चल जाते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT, जहाँ R भी कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं ये लूँ तो भी काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T, और मैं ये लूँ तो भी काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू T है, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है, बाकी ये प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं लिख सकता हूँ इसे कि काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर 1/टेम्परेचर 2। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है, E1 है। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है, E2 है। मैं लिख के रखता हूँ E2, यही मुझे निकालना है। और इस टेम्परेचर T1 क्या है 27 डिग्री, ये सारे जो T है ना ये केल्विन में है, ये याद रखना है। इसे डिग्री कर देंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ये सब केल्विन में है, ये सारे केल्विन में है, ये केल्विन में है। ठीक है ना, तो इसे मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। 27 + 273 मतलब हो गए 300 केल्विन।
इसे मैं अगर केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो इसमें 273 ऐड करना है, ये हो जाएंगे 600 केल्विन। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ T1 इक्वल्स टू 300 और T2 इक्वल्स टू 600। ओके, तो यहाँ से फिर मैं इसे काट कर लिख सकता हूँ 1/2। फिर मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल्स टू E2/2 और E1 इज इक्वल्स टू E2 और E2 इज इक्वल्स टू E1। मतलब हमारा नया एनर्जी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस एनर्जी। तो जब टेम्परेचर जो है, ये देखिए ये समझने वाली बात है, डिग्री में थे इसलिए हमें नहीं समझ आ रहे थे, लेकिन जब टेम्परेचर 300 केल्विन था तब हमारा एनर्जी E1 है। जब टेम्परेचर 600 केल्विन हो गया तब हमारा एनर्जी 2E1 हो गया। कैसे, टेम्परेचर जब मल्टीप्लाई बाय 2 डबल हुआ तो हमारा एनर्जी भी डबल हो गया। इसका मतलब ही है कि एनर्जी जो है इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वही चीज़ यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप दिखाए हैं। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इफ़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू गैस इज m1 एंड m2। दो गैसेज है जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है m1 और m2 है। देन एट अ टेम्परेचर द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ C1 एंड C2 विल बी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में C1 और C2 का जो मतलब ये है RMS वेलोसिटी है जो C1 C2 उनमें क्या रेशियो होगा। कहने की बात है कि टेम्परेचर सेम है। ठीक है, टेम्परेचर सेम है दोनों ही केस में। एक केस में m1 मॉलिक्यूलर मास है और उस मॉलिक्यूलर मास के अगेंस्ट जो वेलोसिटी RMS वेलोसिटी C1 है, और दूसरा मॉलिक्यूलर मास 2 है जिनके अगेंस्ट वेलोसिटी जो है वो C2 है। अब मुझे बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है, इनका रेशियो क्या है, C1/C2 मुझे निकालना है। ओके, इसके पहले हम ये देख लें कि जो हम जानते हैं VRMS वो क्या होता है, इज इक्वल्स टू √3RT/m0। m0 मतलब मैंने बोला था यही है मॉलिक्यूलर वेट, इसे हम मोलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास दिया है, तो यहाँ से देखिए ये VRMS ये याद रखने वाली बात है, हम लोग ने डिराइव भी किया था। कुछ चीज़ याद रखने से बहुत ही अच्छा है। VRMS इक्वल्स टू √3RT/m0। यहाँ पर 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T वेरिएबल हो सकता है, m0 वेरिएबल हो सकता है, लेकिन पहले ही कह दिया है कि T सेम है। यहाँ पे लिखा है ना एट अ टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर पर, दैट मीन्स टेम्परेचर इज सेम। तो अब T भी सेम है, मतलब √3RT सब सेम है, सिर्फ m0 अलग है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m0 या मोलर मास। ठीक है, तो मैं इसे ढंग से ऐसे भी लिख सकता हूँ VRMS 1/VRMS 2 इज इक्वल्स टू, देखिए √m2/√m1। ठीक है ना, ये ऊपर RMS तो नीचे उसका मास, नीचे मास RMS तो ऊपर उसका मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब दिया है पहले वाला का RMS C1, दूसरे वाले का RMS C2 इज इक्वल्स टू पहले वाले का मास m1 और दूसरे वाले का m2 हमने लिखा ही है। तो यही हमारा रेशियो है, यही हमारा आंसर है कि C1/C2 इज इक्वल्स टू m2/m1। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं दी एवरेज ट्रांसलेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ O2, मोलर मास 32 है, मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 0.048। हाँ, 0.048 ये है क्या, एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का, O2 का, कहाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछ रहे हैं कि ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ मुझे N2 बताना है। ठीक है, और एट दिस सेम टेम्परेचर फिर सेम है, मुझे ई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मोलर मास इनका दिया है 32, इनका दिया है 28। अब मुझे ई और ई का एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये हमें पता है ई इक्वल्स टू, अगर मैं 1 मोल की बात करूँ तो ई 1 मोल इक्वल्स टू 3/2 RT, जहाँ पे पता है कि ई सिर्फ टी पे डिपेंडेंट है क्योंकि 3/2 R तो कांस्टेंट है। तो ये मोलर मास कुछ भी हो,
ये सिर्फ कन्फ्यूज़ के लिए दिया है, कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो मोलर मास जो भी हो, ई जो है प्रोपोर्शनल टू टी है। और अगर मैं वन मॉलिक्यूल की बात करूँ, अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, तो ईच मॉलिक्यूल्स के लिए 3/2 kBt है। ये हमें पता है, जहाँ kb जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और r जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो दोनों ही से E इज़ प्रोपोर्शनल टू टी होता है। इसका मतलब कि जब तक हमारा टेम्परेचर सेम है, E भी सेम रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ मैं कौन सी गैस की बात कर रहा हूँ, हाँ, फॉर ऑल गैस, ठीक है ना। फॉर ऑल गैस E इज सेम एट सेम टेम्परेचर, ठीक है ना। एक टेम्परेचर में ई भी सेम रहेगा। अगर टेम्परेचर सेम है तो ई भी हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पहले ही कह दिया है कि टेम्परेचर सेम है तो हमारा ई भी सेम रहेगा, इसलिए ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 जो है वो भी हमारा 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बस ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, यहाँ कह रहे हैं कि ये एक वेसल है जिसमें मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिया हूँ एट 300 केल्विन। मतलब एक वेसल है जिसमें दो चीज़ें मिले हैं, ठीक है। एक है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये O2 लिखता हूँ, ये ऐसे है। और ये पूरा का टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। रेशियो ऑफ एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, टू पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाई एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकालना है। यही मुझे रेशियो निकालना है। हमें पता है, पहले भी देखे हैं कि ई ऑफ एक मॉलिक्यूल की बात करें, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो डिपेंडेंट है सिर्फ 3/2 kBt। जहाँ पर ये सारे कांस्टेंट है तो ई जो है डिपेंडेंट है सिर्फ टेम्परेचर पे। सो ई इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। अब चाहे ये गैस हो या ये गैस हो, इनका एटॉमिक वेट कुछ भी हो, मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी हो, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कुछ भी हो, दोनों के अगर टेम्परेचर सेम है तो एक एक मॉलिक्यूल देखिए, एक एक मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है 3/2 kBt, मतलब टी पे। तो अगर दोनों ही का टेम्परेचर 300 केल्विन है तो उनका एनर्जी भी दोनों का सेम होगा। देयरफॉर इसका आंसर है सिर्फ 1:1। ये ऊपर वाले का एनर्जी जो है वो नीचे वाली का भी सेम है। तो दिस विल बी एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ N2 molecule is equals to temperature of oxygen by temperature of nitrogen gas। दोनों ही सेम है, T/T is equals to 1। तो ये है इसका आंसर। ओके, फिर देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इज दिस मच दिया है, ठीक है ना। तो एक गैस मॉलिक्यूल का एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल दिया है कितना, 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल, इतना है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 27 + 273 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, ठीक है, दिया है। ये एक पार्ट हो गया। मुझे बोल रहे हैं कि अब काइनेटिक एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताओ जब टेम्परेचर 227 है। तो व्हेन टेम्परेचर विल बी 227 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 227 + 273। ओके, सो ये है 500 के। तो जब टेम्परेचर 500 के है तब मुझे ई का वैल्यू बताओ, ठीक है। मैं ये पकड़ लेता हूँ, पहले ई का वैल्यू जो था वो है के, काइनेटिक एनर्जी है ना, KE1 ये है। और मुझे अब KE2 निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 2 निकालना है। ये टेम्परेचर 1 है, ये टेम्परेचर 2 है। तो जब काइनेटिक टेम्परेचर 1 है तो काइनेटिक एनर्जी ये है। अब जब टेम्परेचर 2 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, हमें पता है, E इज इक्वल्स टू 3/2 RT। अगर मैं 1 मोल की बात करूँ तो, ठीक है। यहाँ तो 1 मॉलिक्यूल की बात की है तो हम लोग मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखेंगे।
मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिख सकते हैं, वो एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3/2 kBT, जहाँ kB जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि E ऑफ वन मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि बाकी सारे तो कांस्टेंट है 3/2 kB, तो ये टेम्परेचर। तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू T1/T2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1 दिया है 6.21 इंटू 10⁻⁻21। काइनेटिक एनर्जी 2 मुझे निकालना है, मैं उसे काइनेटिक एनर्जी 2 लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू, यहाँ टेम्परेचर T1 क्या है 300 केल्विन और ये T2 क्या है 500 केल्विन। तो 300 500 को मैं 3/5 भी लिख सकता हूँ। इसे अगर थोड़े ऑर्गेनाइज करके लिखूँ तो देखेंगे कि ऐसा लिख सकता हूँ कि 5/3 इंटू 6.21 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, थोड़ा काट लेते हैं, ये है 2.07 और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 35.10, तो 10.35 इंटू 10⁻⁻21 जूल, जैसे ये जूल में था ये जूल। तो यही हमारा काइनेटिक एनर्जी है जब टेम्परेचर जो है वो बढ़कर 27 से 227 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम गैस ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मुझे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितना ग्राम होता है, तो वो होता है 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 ग्राम। तो मुझे अगर 1 ग्राम पूछ रहा है मतलब कि ये 1 ग्राम जो है वो है हाफ मोल। ओके, 1 मोल ऑफ H2 होता है 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 एटम है और 1 इनका एटॉमिक मास है, तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 ग्राम हो जाएंगे इनका 1 मोल का वेट। मुझे 1 ग्राम बोला है मतलब हाफ मोल होगा। ठीक है, तो मैं पता चल गया कि मुझे यहाँ पर कितना क्वांटिटी दिया गया है, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है और इनका ही मुझे काइनेटिक एनर्जी पूछा है। मैं जानता हूँ कि 1 मोल ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1 मोल का 3/2 RT, बहुत बार देख चुका हूँ। और जस्ट याद रखने के लिए कि एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का होता है 3/2 kBT, जहाँ kB जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब मुझे 1 मोल का मिल गया है इतना। ठीक है, तो हाफ मोल का भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ मोल वो क्या होगा, इनका हाफ होगा 1/2 3/2 RT। तो अब बस वैल्यू पुट करना है 1/2 इंटू 3/2 इंटू आर का वैल्यू है 8.31 इंटू 10⁻⁻20। ये -20 कुछ नहीं, 8.31 ये है हमारा यूनिट होगा आर का। 8.31 यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन। 8.31 इंटू टी कितना दिया है, टी दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 27 + 273 दैट मीन्स 300 केल्विन। तो यहाँ पे 300 केल्विन लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है देखते हैं। इसे ऐसे कर सकते हैं 150 और इसे ऐसे कर सकते हैं 75। ठीक है, अब इसे ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 75, 5 कैरी 1 2 2 इंटू 8.31। इसे अब सॉल्व करना है तो वो आ जाएंगे 1869.75। थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा, ये जूल में आ रहा है। तो ये है हमारा आंसर। ओके, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज सी एट प्रेशर पी। जो प्रेशर पी में इसे आरएमएस जो वेलोसिटी है वो सी है। ठीक है, वी आर एम एस सी है। इफ़ प्रेशर इंक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स, प्रेशर को अगर डबल कर देते हैं तो हमारा फिर ये सी क्या हो जाएगा ये बताइए।
टू टाइम्स टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, लेकिन दोनों ही केस में क्या है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो ये VRMS पे क्या असर आएगा, ये मुझे बताना है कि ये सेकेंड केस में VRMS क्या होगा। तो आप देखिए VRMS, या इसे C से डिनोट किया गया है VRMS को यहाँ पे। तो VRMS इक्वल्स टू √3RT/m0 है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ लेकिन टेम्परेचर सेम रखता हूँ तो मेरा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेम है, मॉलिक्यूलर मास तो एक ही गैस के बारे में बात किया गया, एक ही पार्टिकल के बारे में, तो ये भी सेम है 3RT, मतलब सब कुछ सेम है। तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T एंड एज T इज सेम, सो VRMS इज ऑल्सो सेम। ये सिर्फ इसलिए हुआ है, प्रेशर पे इसलिए नहीं डिपेंड किया क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए मैंने प्रेशर को चेंज किया है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख के मैं प्रेशर को चेंज करता तब ये डिफरेंटली डिपेंड करता। उस समय इक्वेशन बनता है VRMS इज इक्वल्स टू √3P/ρ। ये भी एक एक्सप्रेशन है ना। तो ये P के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ इसलिए ये P पे डिपेंडेंट नहीं है, तब ये P भी नहीं चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज होना ज़रूरी है, चाहे आप P चेंज करिए, P चेंज तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, और टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो P चेंज होना चाहिए। अगर दोनों में से कुछ भी चेंज, एक कांस्टेंट रख दिया है तो ये चेंज नहीं होगा। तो उस अनुसार VRMS जो है प्रोपोर्शनल टू T है और टेम्परेचर सेम है, इसलिए VRMS भी सेम है। तो इस सेकेंड केस में भी प्रेशर इंक्रीज होने के बाद भी हमारा VRMS जो है वो C ही रह जाएगा। ओके, यहाँ देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि हीलियम गैस इज फिल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है। एक क्लोज्ड वेसल में हीलियम गैस फिल्ड है, ठीक है। व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 300 टू 600 केल्विन, पहले 300 केल्विन टेम्परेचर था, उससे मैं हीट करके 600 केल्विन कर दिया हूँ। देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम विल बी, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो ये बताना है। मान लीजिए पहले E था तो E1 था, अब E2 है, तो E1 और E2 में क्या रिलेशन है ये दिखाना है। ओके, तो मैं जानता हूँ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर मैं वन एटम, क्योंकि ये हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है तो मैं इसे वन मॉलिक्यूल लिखूँ या वन एटम लिखूँ, एक ही बात है, वन मॉलिक्यूल और वन एटम। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3/2 kBT, मतलब ये डिपेंड तो टेम्परेचर पे ही करता है। तो अगर ये है, तो अगर टेम्परेचर डबल हो गया तो एनर्जी भी डबल हो जाना चाहिए। देखिए टेम्परेचर में डबल तो एनर्जी भी डबल, तो मैं लिख सकता हूँ E1/E2 इज इक्वल्स टू T1/T2, ठीक है। पहले जो था वो E1 है, पकड़ लेता हूँ, E1 रहने देते हैं, अभी E2 है, इज इक्वल्स टू T1 कितना है 300 था, बाद में 600 हो गया, मीन्स इसे मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। उस अंदाज से मैं लिख सकता हूँ कि E2 इज इक्वल्स टू 2E1, मतलब कि नया जो एनर्जी है, न्यू एनर्जी, वो पहले वाले एनर्जी का डबल है ना। तो क्या होगा, देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हीलियम विल बी डबल ट्वाइस, ठीक है। ये लिख सकते हैं विल बी डबल ट्वाइस और 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं, स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ आर्बिट्ररी यूनिट आर एज फॉलोज। तो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अलग अलग स्पीड दे दिए गए हैं, मुझे RMS स्पीड ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो पहले का स्पीड पकड़ लेते हैं, V2, दूसरा है V2, सॉरी पहले V1, फिर V2, V3, V4, V5, ठीक है ना। एक का है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। हमें पता है VRMS क्या होता है, VRMS होता है V1² प्लस V2² प्लस V3² प्लस V4² प्लस V5² बाई 5, क्योंकि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 5, डिवाइडेड बाई, सॉरी रूट ओवर पूरा, ठीक है ना। तो अब मैं ऐसे अगर लिखूँ तो लिख सकता हूँ
1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 6 स्क्वायर मीन्स 36 डिवाइडेड बाई 5 और इन पूरे का रूट। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ इसे तो ऊपर वाले जो पूरे टर्म्स हैं वो सम करके आएंगे 90 और नीचे 5, तो ये है एक्चुअली रूट 18। रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ रूट 9 इंटू 2। ठीक है, अब रूट 9 क्या होता है 3, तो 3 बाहर रूट 2, तो 3 इंटू 1.414, हमें पता है रूट 2 का वैल्यू 414। इसे अगर सॉल्व करूँ तो ये 42 डेट मीन्स 4.242, ये है इनका आंसर। तो VRMS जो है VRMS इस केस में इक्वल्स टू 4.4242। ओके, फिर एक देख लेते हैं। 2 मोनो एटॉमिक गैसेज A एंड B हैविंग एटॉमिक मास MA एंड NB रेस्पेक्टिवली आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर। तो उनके VRMS जो इस वेलोसिटीज है उनका रेशियो बताना है। हमें पता है कि VRMS जो है वो इज इक्वल्स टू √3RT/m0 है, मोलर मास। ठीक है ना, m0 क्या है, मोलर मास। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये टेम्परेचर और मोलर मास दोनों पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर सेम है तो मैं ये फिर ऊपर का सारा टर्म सेम है, फिर मैं लिख सकता हूँ VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m0। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ VRMS 1/VRMS 2 इज इक्वल्स टू √m1/√m2, है ना। ठीक है, यहाँ ABCD है तो A को पकड़ लेता हूँ 1 और B को पकड़ लेता हूँ 2, तो मैं लिख सकता हूँ VA/VB इज इक्वल्स टू √MB/√MA। हमें A/B निकालना है तो यही इसका आंसर है, VA/VB है √MB/√MA, क्योंकि हमारा RMS जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एटॉमिक मास ये है। ओके, मोलर मास एटॉमिक मास यहाँ सेम है क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे मोनो एटॉमिक है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ O2 एंड हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर, मुझे रेशियो निकालना है। ठीक है, VRMS ऑक्सीजन O2 का बाई VRMS हाइड्रोजन H2 का। ओके, ये रेशियो चाहिए। हमें पता है VRMS इन जनरल इज इक्वल्स टू √3RT/MO। यहाँ MO क्या है, ये है मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे या ऑक्सीजन एटम्स होंगे उनका मास। तो हमें पता ही है ना कि H2 जो है मतलब होता है 1 इंटू 2, 1 है उनका एटॉमिक मास, 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बने हैं तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 ग्राम्स होते हैं 1 मोल ऑफ H2 का वेट। ओके, सिमिलरली O2 जो है वो 16 इंटू 2 से बना है। 16 क्या है, एक एटम का एटॉमिक मास इंटू 2 एटम मिल के बने हैं एक मॉलिक्यूल इंटू 2 इक्वल्स टू 32 ग्राम। सो 32 ग्राम होंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वेट। तो मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मोलर मास पता है। अब मुझे क्या दिखाना है, सेम टेम्परेचर दिया है मतलब टेम्परेचर भी सेम है। तो फिर यहाँ से क्या देख सकते हैं कि टेम्परेचर सेम है, R सेम है, 3 भी सेम है, सिर्फ M0 अलग अलग है दोनों के लिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√MO मोलर मास। ठीक है ना, तो फिर मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ VRMS ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन ऊपर है, ये ऑक्सीजन के लिए ऊपर है तो उनका मास जो है नीचे होगा, इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 डिवाइडेड बाई ऊपर होगा MH2। ठीक है ना, ऑक्सीजन ऊपर
उनका मास नीचे, हाइड्रोजन नीचे, उनका मास ऊपर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, फिर से VRMS ऑक्सीजन बाई VRMS हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ये ऊपर क्या है m का 2 दिया है, और ये ऑक्सीजन के लिए 32, एक साथ लिख सकते हैं रूट ओवर 2/32। ये काट दें तो ये 1/16, 1/16 को लिख सकते हैं 1/4। तो इनका जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो यही है कि इनका रेशियो जो है 1:4 है, 1:4, ये है हमारा आंसर। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं कि RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन अ वेसल इज 400 मीटर पर सेकेंड। एक वेसल है, उनमें जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनका RMS स्पीड जो है एक मॉलिक्यूल का, वो है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। इफ़ हाफ ऑफ द गैस लीक्स आउट, इसमें से आधा गैस जो है वो निकल कर लीक होकर बाहर चला गया। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द RMS ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल, आधे मॉलिक्यूल्स, आधा गैस निकल के बाहर चलेगा, यहाँ पर जो बचे हैं वो है, लेकिन उनका टेम्परेचर सेम है। पहले जो मॉलिक्यूल्स थे उनका टेम्परेचर, और जो निकल जाने के बाद जो बच गए उनका भी टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो मुझे RMS बताओ कि नया RMS क्या होगा, इतना ही पूछा है इसमें। ठीक है, हमें पता है VRMS इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3RT/m0। देख सकते हैं ना ये एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक्सप्रेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हम बहुत सारे चीज़ें निकाल सकते हैं फिर। तो यहाँ पे एक ही गैस है, गैस तो चेंज नहीं हुआ, तो उनका m0 भी चेंज नहीं होगा, 3 भी सेम है और RT भी सेम है। तो ये 3RT और m0 ये सब सेम है, सिर्फ T अलग है। तो VRMS जो है वो प्रोपोर्शनल टू रूट T कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर भी सेम है, तो VRMS भी सेम होना चाहिए। तो बस इतना ही बात है कि एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट VRMS will also remain same, that is 400 मीटर पर सेकेंड। इतना ही है, क्योंकि जो VRMS है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। जो गैस जो चले गए, आधा गैस चला गया है, बाकी गैस बचे हैं, तो इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो इतना ही बात है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं। द RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फिक्स्ड मास of a gas at 27 degree temperature and 1.0 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इज इतना। ठीक है, टेम्परेचर दिया है, इसे पकड़ लेते हैं T1, ये 27 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर दिया है, इसे ले लेते हैं P1 इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और उस वक्त इनका जो RMS है उससे पकड़ लेते हैं RMS 1 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड है। अब मुझे RMS निकालना है उसी सेम गैस मॉलिक्यूल का, जिनका टेम्परेचर, अब जो नया टेम्परेचर है T2 वो 127 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर जो है नया वो है 0.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो RMS है वही मुझे निकालना है। RMS को मैं पकड़ लेता हूँ कि नया RMS जो है वो VRMS 2 है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, इतना ही मुझे करना है। ये सब देखकर अब मैं क्या जानता हूँ, RMS का क्या एक्सप्रेशन है। VRMS इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3RT/m। ये MO क्या है, ये मोलर, बार बार मैं बोल देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये मोलर मास है। ओके, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, गैस सेम है तो मेरा m0 भी सेम होगा। 3 और RT ये सारे कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मतलब कि RMS जो है वो टेम्परेचर, रूट टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट है। बाकी ये जो प्रेशर है ये सिर्फ हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ VRMS 1/VRMS 2 इज इक्वल्स टू रूट T1/रूट T2। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से ये VRMS तो 200 है 1 वाले, और ये VRMS 2 मुझे नहीं पता, लिख दिया हूँ, इज इक्वल्स टू, ये रूट एक साथ देखकर
T1 क्या है, इसमें अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो 273 + 27 = 300 K है ये। तो ये जो T1 है 300 केल्विन है, ठीक है। याद रखिएगा ये T जो है हमेशा केल्विन में रहता है, कभी भी इसे डिग्री सेल्सियस में ना कर दें आप। और इसे अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 127 + 273, इसे अगर मैं करूँगा ये होंगे कितना, 400 केल्विन, ठीक है ना। तो ये 400 केल्विन यहाँ लिख देता हूँ। तो इसे मैं अगर 2 काट दूँ तो ये √3/4 आता है और कुछ नहीं, ठीक है। √3/4 को मैं ऐसे √3/2 भी लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। अब इसे मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूँ तो VRMS = 400/√3, यही इसका आंसर है। हम ऐसे भी इसे छोड़ सकते हैं, ओके। फिर देखते हैं 3 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस जिनका गामा दिया है इज मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस जिनका गामा दिया है। तो वैल्यू ऑफ गामा ऑफ द मिक्सचर मुझे निकालना है, ठीक है। तो गामा जो भी दिया रहता है ये हमेशा 1 मोल के लिए दिया रहता है, ये याद रखना है। ये भी 1 मोल के लिए और ये 1 मोल के लिए। तो 1 मोल ऑफ जो मोनोएटॉमिक गैस है उनका गामा है, गामा मोनो एटॉमिक गैस का है 5/3 1 मोल के लिए, और गामा डायटोमिक गैस के लिए है 5/, ये जो 2 है ये गलत लिखा है, ये 7/5 कर लीजिए, तो 7/5, ओके। एक मोल का है, लेकिन मुझे इनका 3 मोल मल्टीप्लाई करना है, 3 मोल ऑफ दिस, ठीक है, और 1 मोल ऑफ दिस लेना है, तब मुझे 4 मोल ऑफ टोटल मिक्सचर मिलेंगे, 4 मोल ऑफ टोटल मिक्सचर मिलेंगे, ठीक है ना। तो 4 मोल, इनको अगर 3 मोल चाहिए तो गामा मोनो ऑफ 3 मोल कितना होगा, = 3 × 5/3 = 5, ठीक है। और गामा डाया का 1 मोल ही है, तो 1 मोल = क्या होंगे, 7/5, ठीक है, यही रह जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, गामा मिक्सचर का निकालना है। मिक्सचर कितने मोल का होगा, ऑब्वियसली 4 मोल का होगा। तो मुझे क्या करना है, 5 + 7/5, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आता है 32/5, ठीक है। 4 मोल के लिए मिक्सचर का 32/5, तो 1 मोल का क्या होगा मिक्सचर का, ऑब्वियसली डिवाइड बाई 4 करना है, 1/4 × 32/5। इसे मैं सॉल्व करूं तो ये ऐसे कर सकते हैं, तो 8/5, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1.6। तो यही इनका आंसर है कि मिक्सचर का गामा जो है, गामा ऑफ मिक्सचर विल बी 1.6। ये गामा है क्या, गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है जो CP/CV होते हैं। CP है स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉल v एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में RMS जो है ऑक्सीजन का v है। इफ़ टेम्परेचर इज डबल्ड, मैं पहले पकड़ लेता हूँ वो पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 था, इज इक्वल्स टू T है, और जब बाद में टेम्परेचर है वो डबल होकर T2 हो गया, 2T, ओके। पहले फर्स्ट केस में टेम्परेचर T था, सेकेंड केस में टेम्परेचर डबल है, तो ये हो गए। एंड एट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोशिएट इनटू ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो पहले जो मेरे मोलर मास थे वो M1 = M पकड़ता हूँ, ठीक है। और अब वो ऑक्सीजन एटम्स जब बन गए हैं तो वो M/2 हो गए। क्यों, क्योंकि पहले जो थे 2 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 में क्या होता है, 16 उनका एटॉमिक वेट होता है, इंटू 2 = 32 हो गया इनका मॉलिक्यूलर मास। मतलब M जो है ये = 32 है, आप लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और इस केस में क्या, अभी ऑक्सीजन एटम हो गए तो ये सिर्फ O है, वो मतलब 16, और इसका मतलब कि इनका ये जो है यहाँ पर ये M2 जो है
ये 16 है, तो m 32 था, 32/2 भी 16 लिख सकते हैं, नहीं तो ये m2 जो है ये 16 है। 16 क्यों है मैंने बता दिया, इस टाइप से ये 16 है क्योंकि एक ही ऑक्सीजन के एटम है और एक एटम का वेट 16 ग्राम होता है। मतलब एक एटम का वेट 16 U होता है, लेकिन 1 मोल ऑफ एटम का वेट 16 ग्राम होता है। तो उस अंदाज से मैं यहाँ 32 ग्राम, यहाँ पे 16 ग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ नया जो m1 है वो 32 है और जो m2 है वो 16 है। ये समझने वाली बात है। और टेम्परेचर जो पहले T था अब टेम्परेचर 2T है। अगर इतना बात समझ आ गए हैं तो मेरा काम हो गया। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, RMS का मुझे बताना है कि इस केस में VRMS जो है वो VRMS इस केस में 1 पकड़ता हूँ, VRMS 1 इज़ V दिया है। अब मुझे VRMS 2 निकालना है कि वो क्या है। ठीक है, तो हमें पता है VRMS किस पे डिपेंड करता है, = √3RT/m0 मतलब मोलर मास। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा T भी अलग अलग है, यहाँ पे T भी अलग अलग है और M भी अलग अलग है। तो मैं लिख सकता हूँ कि VRMS इज़ प्रोपोर्शनल टू √T/m मोलर मास। ठीक है ना, ओके। तो मैं इसे अच्छे से ऐसे लिख सकता हूँ, VRMS 1/VRMS 2 = ऊपर में लिख देता हूँ √T1/m1 डिवाइड बाई नीचे √T2/m2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। तो VRMS 1 का तो V दिया है और VRMS 2 मुझे पता नहीं है, यही मुझे निकालना है। = ऊपर वाले केस में T1 क्या है, मैं T पकड़ लिया हूँ, ओके। और M क्या है, M1 उसे मैं 32 लिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, 32 भी ले सकते हैं, एक M भी ले सकते हैं, मैं 32 ही लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पर T2 जो है वो 2T लिया हूँ क्योंकि टेम्परेचर डबल हो जा रहा है और मास जो है वो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 का हाफ 16। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व करूँ अच्छे से तो V/VRMS 2 = अब देखिए एक एक करके मैं लिखता हूँ, √T/√32 इंटू √2T/√16। सभी रूट है तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ इसे ऐसा, बड़े रूट के अंदर T × 16/32 × 2T। ठीक है, यहाँ मैं T और T को काट देता हूँ, 16 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो अब बेसिकली ये √1/4 हो गए। सो √1/4 क्या होता है, हाफ। सो मैं लिख सकता हूँ इसे कि V/VRMS 2 = 1/2 और यहाँ से थोड़ा रीअरेंज करके VRMS 2 = 2V। तो हमारा आंसर यही होगा कि नया VRMS क्या होगा, VRMS हो जाएगा 2V। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो डबल हुआ और जो मास है मोलर मास वो हाफ हो गया। ओके, टेम्परेचर डबल एंड मोलर मास हाफ। ठीक है, ओके।